ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। समझदार और धैर्यवान बनने की जरूरत है। पित्ती, सोदी और द्रसी होकर जीने के लिए जीवन बहुत ही छोटा है। ये किसने कहा है? फिलिप्स ब्रुक्स ने कहा है। नशा मुक्ति में जन सहयोग की जरूरत है। आजकल नशा भी समाज में आप देख रहे हैं कि एक चिंता का कारण बना हुआ है। ये आधुनिकता का अर्थ क्या यह हो गया है कि इस देश की आधी कार्य योग्य आबादी अपनी समस्याओं के बारे में ना सोचे और नशे में ही डूबी रहे। आज की युवा जिस तरह का नशा कर रहे हैं उसमें मदिरा और कच्ची शराब पुरानी चीजें हो गई हैं। अब हुक्का बार और अन्य मादक पदार्थों के सेवन के मामले देखे जा रहे हैं और सिंथेटिक नशे का दौर आ गया लगता। गौरतलब है कि नशे का कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि किसी भी राज्य में नशे का आधा धंधा करने वाले या इस व्यापार के सूत्रधार देश के सुदूर कोने या विदेश में भी मिल सकते हैं। अब तो ड्रोन से भी नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। हाल यह है कि स्कूलों और कॉलेजों तक नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं। युवा पीढ़ी असमय बूढ़ी हो रही है और क्योंकि देश ने उसे सस्ता या मुफ्त राशन देकर भूख से ना मरने देने की गारंटी तो दे दी, लेकिन रोजगार की नहीं। देश गर्व से फूला नहीं समाता कि हम डिजिटल हो गए हैं, साइबर क्रांति हो गई है, मगर साफ तस्वीर तो यह है कि देश के युवा बेरोजगार हैं और नशे में डूब रहे हैं। हम रोबोट युग की कल्पना कर रहे हैं, मगर सपने साकार करने वाली वह पीढ़ी ही तैयार नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले युवा पीढ़ी पलायनवादी हो गई थी और डॉलर और पाउंड के मोह में 7 समंदर पार जाकर करोड़पति हो जाना चाहती थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका प्रथम के नारे के बाद जब सभी समृद्ध देशों ने यह नीति अपना ली तो हमारे युवा स्वदेश लौटने लगे, मगर उनके सपने धुंधले पड़ गए क्योंकि यहाँ उनके लिए नौकरी नहीं थी। हालांकि रेवड़ियां बांटने से राजनीतिक दलों को फुर्सत नहीं है और आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे, यही तो चल रहा है। और कंपटीशन चल रहा है किसके? राजनीतिक दलों के बीच में। उनके चुनावी एजेंडे में रोजगार नहीं है, दूसरी ओर बिना काम किए खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी कहां जाए? निराश होकर युवा नशे में डूब रहे हैं और दूसरी ओर व्यवसायियों ने एक के बाद एक विश्वविद्यालय परिषद तो खड़े कर दिए, लेकिन पुस्तक संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। और जहां तक हमारे पाठ्यक्रमों, अध्यापन और शोध का संबंध है, उसमें वह परिवर्तन नहीं आया जो इस तेजी से बदलते हुए युग की कल्पना करने वाले देश में आना चाहिए था। सवाल है कि इस बीच नशीले पदार्थों का कारोबार कैसे खड़ा हो गया? युवा कहे जाने वाले इस देश में बड़ी संख्या में नौजवान नशे की गिरफ्त में क्यों नजर आते हैं? और पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का तब हाल ही बेकार है। एक तरह से आप देखते होंगे कि अभी 5 राज्यों में सरकार है। आपने कहीं सुना है कि शिक्षा पर बात हो रही है, स्वास्थ्य पर बात हो रही है या रोजगार पर बात हो रही है? ये आप देखते हैं कि मुद्दे हों, चुनावी मुद्दे हों, इनके नाम पर वोट मांगे जा रहे होंगे। नहीं, यहाँ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जाति पाति, धर्म की बातें हो रही हैं। हिंदी, इंग्लिश, वो तमिलनाडु में विरोध चल रहा है अलग। आप समझ रहे हैं? मंदिर मस्जिद की अलग ही बातें हो रही हैं। स्थिति यह है कि नशे के शिकार युवाओं की मौत की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। देश के सरहदी इलाकों में नशे का प्रसार खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और जब सरहद पर दुश्मन खड़े हों और मुकाबला करने वाली युवा पीढ़ी नशे की कंदराओं में भटक रही हो तो इसका क्या परिणाम होगा, इसे समझा जा सकता है। और कभी सोचा भी नहीं गया था कि देश के कुछ नागरिक चंद पैसे के लिए शत्रु देशों के लिए जासूसी करेंगे और इसकी आड़ में वे नशे का कारोबार भी खड़ा कर लेंगे। कौन सा राज्य इससे बचा है? यह किसी से छिपा नहीं है कि सरहदी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में नशाखोरी बड़ी है और जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, इसमें खूब योगदान भी दे रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। तमाम अभियानों के बावजूद नशीले पदार्थों के तस्कर यहाँ पांव पसार रहे हैं और इन राज्यों में नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हैरत की बात है कि कुछ माफिया नशे का कारोबार फैलाकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वे देश की राजनीति को संचालित करने का सपना देखने लगते हैं। इन समस्याओं का समाधान बुलडोजर संस्कृति नहीं है। दुखद है कि अब यह संस्कृति हरियाणा, पंजाब में भी दिख रही है और आप देखेंगे कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अमानवीय मूल्यों को बचाने की जहद भी सामने आ रही है। अभी पिछले दिनों पंजाब के गांव नंगल
कला में एक नई तस्वीर नजर आई। यहाँ नशे के शिकार एक युवक की मौत हो गई। हालांकि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई, माँ बाप इसे अपनी किस्मत मानकर चुप बैठ गए, मगर अब लोग विरोध में आ रहे हैं। एक नौजवान नशे के कारण इस गांव में मरा तो उसके परिजनों ने गांव के एक परिवार पर नशीले पदार्थ बेचने का आरोप लगाकर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। नई बात यह थी कि यहां पंचायत जागी और उसने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी परिवार को गांव से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उनकी संपत्ति ढहाने के लिए दबाव बनाया। साथ ही यह कह दिया गया कि अगर पुलिस और प्रशासन यह कार्रवाई नहीं करते तो ग्रामीण खुद यह कार्रवाई कदम उठाएंगे। पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ पिछले एक वर्ष से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने छापे मारकर सैकड़ों तस्कर पकड़े हैं और इनमें से बहुत सारे आरोपियों को सजा भी दिलवाई। हजारों किलो नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए, मगर समस्या दूर नहीं हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 2025 में नशाखोरी से 14 लोगों की जान गई। यह हालत केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की भी है। लोगों ने घरों में अवैध शराब की भट्टियां लगा रखी हैं। ऐसे में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। पिछले दिनों पंजाब में यह आवाज उठती रही कि राज्य में अफीम की वैध खेती करने की इजाजत दी जाए। यह इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अफीम और भुक्की, चूरा पोस्त बड़े पैमाने पर पंजाब में बिकती है। चिट्टा खासकर नौजवान बर्बाद हो रहे हैं और चिट्टा खाकर। यह एक प्रकार का सिंथेटिक नशा है, इसे गंभीरता से लेना होगा। मंचों पर भाषण देने से जन जागरण नहीं होगा। कई बार तो आप देखते हैं कि अधिकारी, पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला रहता है। कईयों पर कार्रवाई भी हुई है। पंजाब में नशाखोरी की समस्या बहुत भयावह हो गई है, इसलिए मानसा जिले के नांगल कला में ही नहीं, अन्य जिलों में भी लोग अपने बच्चों को नशे के चंगुल में जाते देखकर आवाज उठाने लगे हैं। यह आंकड़ा भी सामने आया कि पंजाब के करीब 4500 गांवों ने खुद को नशा मुक्त घोषित कर दिया। इसका कारण यह है कि गांव में पढ़े लिखे लोगों के साथ पंचायतें भी सक्रिय हो रही हैं। बेहतर तो यही होगा कि जागरूक नागरिक नशीले पदार्थ का काला कारोबार होता देखें तो उसके खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाएं और प्रशासन को सूचित करें। यह बात किताबी लगती है, लेकिन पंजाब में इससे थोड़ी सफलता दिखी है। यह छोटी ही सही, लेकिन सार्थक आवाज होगी। जब हम नए युग की कल्पना करते हैं तो उसमें प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के साथ नागरिकों को भी एकजुट होना चाहिए। यह समस्या चूंकि हर राज्य में गंभीर होती जा रही है, तो जरूरी है कि कहीं से आवाज उठे और कोई सार्थक पहल हो, गंभीरता से कार्रवाई हो, तो नशाखोरी खत्म होते देर नहीं लगेगी। इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता तथा दूसरे जनसमूहों की ईमानदारी से पहल। ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं भी जन जागरण होता है तो यह अपने आप में आशा की एक किरण है। क्या है? किरण है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये बचपन का आसमान, ये सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों में संस्कार, शिष्टाचार, विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर भाव और देश और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और नैतिक मूल्य भरे हों। मगर जब वे अपने बच्चों के भीतर इन मूल्यों का अभाव देखते हैं तो कई बार चिंता में घिर जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और आखिर चूक कहाँ पर हो रही है। इस क्रम में सब कुछ समझ में नहीं आता तो आसान से शब्दों में इसका हल तलाशते हैं। जमाना ही खराब है, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। विडंबना है कि दूसरों को दोष देने के बजाय बच्चों के संरक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका कितनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। आमतौर पर इस पर आत्मचिंतन और आत्म समीक्षा नहीं करते। और कई बार मैंने सुना है माँ बाप को बोलते हो, हमारे बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी फीस लगती है। आप घर में टाइम नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनका। मैं आप लोगों से कहता हूं कि स्कूल में पढ़ाइए, किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन एक बात याद रखिए कि हर दिन कुछ टाइम बच्चों के साथ जरूर बिताइए। देखिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब वैसे संयुक्त परिवारों के समाप्त हो जाने का दौर चल रहा है, जिसमें दादा दादी बच्चों में संस्कार के बीज रोपा करते थे, चाचा चाची बच्चों को प्यार दुलार करके उनके भावनात्मक विकास में सहभागी बनते थे। बच्चे अपने परिजनों की देखरेख में एक स्वस्थ माहौल में पलते बढ़ते थे। अब एकल परिवार का जमाना है, जहां कई बार पति और पत्नी दोनों ही कामकाजी होते हैं। वे सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और शाम को देर से थक कर घर आते हैं। इस बीच बच्चा किसी अन्य की देखरेख में होता है। इसी वजह से बच्चों का बचपन आज अकेलेपन से घिरता जा रहा है। छोटा सा परिवार अगर कभी इकट्ठा भी होता है तो रात में सोने से पहले भोजन के समय ही वहां भी सीमित समय में एक दूसरे से सीमित बातचीत होती है। परिवार में एक दूसरे से संवाद की भारी कमी रहती है। उधर बच्चों के मन में जो उधेड़ बुन चल रही होती है
उससे उसे अकेले ही निपटना पड़ता है। यह स्थिति बच्चों की जिद्दी, बदतमीज और उदंड बनाती है। वह अपनी हताशा इन्हीं तरीकों से निकालता है। जब बच्चे की बात कोई नहीं सुनता तो वह अपनी बातें सुनाने के लिए कई बार गलत तरीका अपना लेता है। एक समस्या है कि अब परिजन और यहाँ तक कि माता पिता भी संवाद करने के बजाय टीवी, स्मार्टफोन, टैब, कंप्यूटर में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। बच्चों की देखभाल अधिकतर अधिकतर आया करती हैं या वह देखभाल केंद्र में संभाला जाता है। बच्चों का अधिकांश समय उनके अपने परिजनों के बिना व्यतीत होता है, जिससे उन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। उनका माँ बाप से आप देखते हैं कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव भी कम रहता है। बाद में यही भारी भी पड़ता है माँ बाप को। कहते हैं ना कि पढ़ लिख के वो दूसरे देश में बस गया, दूसरे राज्य में बस गया, या माँ बाप को अकेले छोड़ गया, माँ बाप के ख्याल ही नहीं रख रहा है, क्योंकि आपसे उसकी संवेदनाएं ही नहीं जुड़ी हुई है, भावनाएं ही नहीं जुड़ी हुई हैं। कोई भी बच्चा सब कुछ सीख कर धरती पर जन्म नहीं लेता, वह अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से ही सीखता है। अफसोस की बात है कि अब बच्चों को माता पिता का साथ ही कम मिल रहा है। बाहर से वह जो कुछ भी सीखता है वह उसके पास जैसे का तैसे के रूप में आता है। यानी उन बातों में गलत बातें भी रहती हैं, सही बातें भी रहती हैं। बच्चा इस बात में अंतर नहीं कर पाता कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए अगर बच्चों में मूल्यों और संवेदनशीलता की कमी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा परिजन ही होते हैं। पहले आपने देखा होगा दादा दादी, नाना नानी के द्वारा जो कहानियां सिखाई जाती थी, इसमें सच्चाई, सत्य, इस तरह की बातें रहती थी, सीख रहती थी। लेकिन आजकल वो कहाँ है? माँ बाप अलग हो जा रहे हैं, एक एकल परिवार हो जा रहा है, दूर रहने लगे, वो उनका परिवेश नहीं मिल पा रहा है, उनका साथ भी नहीं मिल पा रहा है। जहां तक स्कूलों का सवाल है, वे बच्चों को अच्छा ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, शिष्टाचार, लोकाचार आदि नहीं सिखा सकते। यह सब बच्चा आमतौर पर परिवार में ही सीखता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत छोटी उम्र से खेल, स्कूल, देखभाल केंद्र, आया की देखभाल में रहते हैं, वह बहुत छोटी छोटी बातें भी नहीं सीख पाते हैं। वे व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं और अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। बच्चों को दुनिया में कैसे जीना है और किसके साथ व्यवहार करना है और अपने अंदर कैसे आत्मविश्वास पैदा करना है, यह सब भी बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। एकल या फिर छोटा परिवार होने का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे ही उठाते हैं। ना उन्हें अच्छी परवरिश मिल पाती है और ना ही भरपूर प्यार दुलार ही मिल पाता है। वे अपनी परंपरा, अपने तीज त्योहार से भी अपरिचित ही रह जाते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि माता पिता उनके साथ पर्याप्त समय बिताए, अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा का भुगतान उनसे ना करवाए, उनको उनके हिस्से का प्यार, दुलार, प्रेम और सुरक्षा प्रदान करे तथा साथ ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना भी माता पिता की ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता, दूसरों का सम्मान, जिम्मेदारी जैसे अच्छे गुण बच्चों को बचपन से ही सीखने में सहयोग करना चाहिए। जब बच्चे अपने माता पिता और अपने परिजनों को सच्चाई, मेहनत और विनम्रता, सादगी के साथ जीवन जीता हुआ देखते हैं तो वे भी वही आदतें अपनाकर खुद ही ये सब चीजें सीखते रहते हैं। एक अच्छे संरक्षक और माता पिता को बच्चे अपनी मानसिक परेशानियां बिना झिझक के बता देते हैं या यह उनके भावनात्मक विकास में सहयोगी बनता है। और माता पिता का दायित्व केवल बच्चों की भौतिक जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक अनुशासित, शिक्षित, संस्कारी और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखना भी माता पिता की जिम्मेदारी है। जब माता पिता अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी, समझदारी, संवेदनशीलता से निभाते हैं तो बच्चे एक जिम्मेदार, शिष्टाचार से लैस और सभ्य नागरिक बनते हैं। हमें इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सुविधा का ख्याल रखते रखते कहीं बच्चों के साथ अन्याय ना करें दें। बचपन की मौलिक जरूरतें हर बच्चे की पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनका बचपन फिर से वापस लौटकर नहीं आएगा। और देखिए, जो माँ बाप रो रहे हैं बच्चों के मारे कि उनके बच्चे बिगड़ गए, उनके बच्चे गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो परेशान है, तो उन्हें देखिए, उन्होंने ऐसा ही किया है, उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया है, उन्हें टाइम ही नहीं है। बस उन्होंने कहा कि हम पैसे दे सकते, भैया हम देखभाल नहीं कर सकते, हम उनके साथ टाइम नहीं गुजार सकते हैं, तो रोने के लिए तैयार रहिए। या आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं वो टिप्पणियां, और इसकी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ पीडीएफ मिल जाती है। संकट का सामना, ये आप देखिए, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच हॉर्मुज जलमार्ग के बंद होने से उपजा संकट अब गहराने लगा है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, और तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा ये आप देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की, और आप देखते हैं कि इराक से लगती है। ये आप देखते हैं कि फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जल डमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देखेंगे, इसी क्षेत्र की बात हो रही। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये सब मैप देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा आप लोग। तो पेट्रोलियम पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन की उपलब्धता
काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश में सरकार की ओर से भले ही यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन हाल में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि संकट धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। खासकर देश भर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में देरी को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई। इस बीच पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी, कालाबाजारी ने समस्या को और बढ़ा दिया है और इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को घरों में ईंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने, ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा है। गौरतलब है कि ईरान तथा इजरायल अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के करीब एक माह बाद कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने जब से हॉर्मुज जलमार्ग को बंद किया, उसके बाद भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। ईंधन की कमी से उपजा वैश्विक संकट अब जिस स्तर पर बढ़ता जा रहा है, उसका भारत पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर अधिक निर्भर है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक उपायों पर व्यापक स्तर पर और गंभीरता से सोच विचार करना होगा। देश में सरकार के समक्ष चुनौतियां सिर्फ तेल और गैस की कमी की ही नहीं है, बल्कि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी है। मौजूदा संकट का दायरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वालों में मुनाफा कमाने की होड़ लग गई है। जमाखोरी कर रसोई गैस सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं और जिससे जरूरतमंद आम लोगों को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से ऊर्जा के वैकल्पिक उपायों के तौर पर लोगों को घरों में इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुक टॉप जैसे साधनों का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि एलपीजी का निर्भरता कम की जा सके। मगर इन उपायों को अपनाना भी आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बाजार में इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुक टॉप की कीमत अब आसमान छू रही है। रसोई गैस की उपलब्धता सामान बनाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हर कदम उठाने के साथ साथ सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बाजार में जरूरी वस्तुओं के दामों को नियंत्रण में रखा जाए, नहीं तो संकट कम होने के बजाय और बढ़ेगा। एक कटघरे में खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमखम के बूते देश की प्रतिष्ठा को नया मुकाम दिया है। ऐसे कई खेल हैं जिनमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन आदि विकसित देशों की तूती बोलती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के खिलाड़ियों ने अपनी धमक से वर्चस्व की स्थिरता को तोड़ा है, अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। विडंबना है कि क्रमशः मजबूत होती मौजूदगी की बरकस ऐसे मामले भी तेजी से बढ़ते पाए जाने लगे हैं जिनमें हमारे खिलाड़ियों ने किसी ऐसी दवा या मादक पदार्थ का सेवन किया जो डोपिंग से संबंधित नियमों के खिलाफ है। यही वजह है कि डोपिंग मामलों की जांच करने वाली संस्थाओं की नजर में भारत के खिलाड़ी अब विशेष रूप से निगरानी के दायरे में हैं। गौरतलब है कि डोपिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से निलंबित किए गए खिलाड़ियों की सूची में भारत अब कीनिया को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत के ट्रैक एंड फील्ड के 148 एथलीट, उनके सहयोगी कर्मचारी डोपिंग मामलों की वजह से निलंबित हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कराने वाला समूचा तंत्र और खेल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के कामकाज की वह कौन सी शैली है कि डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों के निलंबन के मामले में देश सबसे ऊपर पहुंच गया है। करीब 4 महीने पहले भी निगरानी संस्था वैश्विक डोपिंग रोधी एजेंसी ने अपने आकलन में वर्ष 2024 के आंकड़ों में भारत को लगातार तीसरे साल डोपिंग के मामलों में सबसे ऊपर पाया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तमगा और उसके बाद नगद इनाम हासिल करने या फिर भविष्य में अपनी जगह सुनिश्चित करने की मंशा से कुछ खिलाड़ी प्रतिबंधित प्रदर्शन वर्धक दवाएं लेने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, मगर इसके उसकी सेहत और करियर पर कितना और क्या विपरीत असर पड़ता है, इसके बारे में उन्हें शिक्षित जागरूक किए जाने की जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि बीते कई वर्षों से यह समस्या कायम रहने के बावजूद इसमें सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए और जिससे डोपिंग के नियमों के उल्लंघन पर काबू पाया जा सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।